आगे हम देख रहे हैं उसके बाद थर्ड पार्ट इज अदर ऑक्यूपेशंस। एग्रीकल्चर के अलावा और क्या करते थे? अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर सम अदर ऑक्यूपेशंस वर वीविंग, कारपेंट्री, पोएट्री, मेकिंग इम्प्लीमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स। बहुत सारे और काम थे जिसमें कि वीविंग का काम था यानी बुनाई का, कारपेंट्री यानी लकड़ी का काम, पोट्री यानी मिट्टी का काम, मिट्टी से बर्तन वगैरह बनाने का काम, और औजार बनाना या ऑर्नामेंट्स गहने बनाने का काम। ऐसे बहुत सारे काम उस समय के होते थे। देयर पोट्री वॉज प्लेन एंड सिंपल, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं होती थी, प्लेन और सिंपल पोट्री यानी गढ़त वो लोग करते थे। द आर्यंस वर पेस्ट्रल पीपल एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज काऊ, ऑक्सन, हॉर्स, गोट एंड शिप्स। The people were also engaged in trade. They used horses and bullocks for carrying goods from place to place. जो आर्यंस थे वो बहुत ही पेस्ट्रल पीपल थे। पेस्ट्रल मतलब जो पशुपालन पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। उनके पास जो जानवर थे वो कौन थे? ऑक्सन यानी बैल होते थे, हॉर्सेज होते थे, गोट्स, शेप्स, जिनसे कि वो अपने ट्रेड में उनको इस्तेमाल करते थे, है ना। हॉर्सेज एंड बुलक्स, बुलक्स किस चीज़ में यूज़ होती थी? वो यूज़ होते थे गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए, ठीक है, कैरिंग का काम, कैरेज का काम करते थे। नेक्स्ट इज फूड एंड ड्रेस। कैसे कपड़े पहनते थे? आर्यंस एट राइस, व्हीट, बार्ले, फ्रूट, वेजिटेबल्स। ये सब वो सब खाते थे। राइस खाते थे, चावल, गेहूँ, बार्ले होता है, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते थे। दे ऑल्सो टुक मिल्क, घी, अदर मिल्क प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा, ठीक है। ये सब उनका भोजन में काउंटिंग थी। देयर ड्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 और 3 पीसेज ऑफ क्लोथ्स, और उनके जो कपड़े थे वो 2 या 3 पीसेज के क्लोथ्स में होता था। मेड ऑफ कॉटन और वूल, ठीक है, सूत से या उन्हीं कपड़े से। द वुमेन वोर अ साड़ी, औरतें साड़ी पहनती थी। द मैन वोर धोती एंड द टर्बन। टर्बन क्या होता है? पगड़ी, और धोती पहनते थे वो लोग। बोथ मैन एंड वुमेन वर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड। आदमी और औरत दोनों ही ऑर्नामेंट्स, सोने और चांदी के बने हुए या अदर मेटल्स के बने हुए गहने पहनते थे। उस समय का ये प्रचलन था। द ऑर्नामेंट्स इंक्लूडेड ईयर रिंग्स, कौन कौन से थे? कानों की बड़ी बड़ी बालियाँ, नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, ये सारे ऑर्नामेंट्स उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। नेक्स्ट इज अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट सभी जानते हैं एंजॉय करने की जगह। अम्यूजमेंट ऑफ द पीपल इंक्लूड चैराइट रेसिंग, ये होता है आपका एक तरह से जैसे होता है ना बैलगाड़ी की रेस, उसे बोलते हैं चैराइट रेसिंग। उसके बाद हॉर्स रेसिंग होती थी, गैम्बलिंग होती थी, डांसिंग होते थे, म्यूज़िक होता था। ये सब तरह के कॉम्पिटिशन्स वो लोग उस समय रखते थे अपने एंजॉयमेंट के लिए। यूज़ द ड्रम, वीना एंड द फ्लूट, और जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा यूज़ होता था वो ड्रम था, वीना और बांसुरी फ्लूट, ठीक है। नाउ द सोशल क्लासेस। द आर्यंस फॉलोड वेरियस प्रोफेशंस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। आर्यंस जो थे वो बहुत सारे प्रोफेशंस को फॉलो करते थे जिसके अकॉर्डिंग की जो सोसाइटी की ज़रूरत होती थी। द पीपल हु परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज वर कॉल्ड द ब्राह्मण्स। जो रिलीजियस सेरेमनीज को परफॉर्म करते थे वो ब्राह्मण होते थे। किंग एंड द वॉरियर्स वर कॉल्ड द क्षत्रियस। राजा और उसके जो भी सिपाही होते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। कॉमन पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ट्रेड क्राफ्ट को हम वैश्य कहते थे। एंड द शूद्रास वर द मीनियल वर्कर्स एंड हैड अ लो स्टेटस इन सोसाइटी। यानी कि आर्यन समाज में ही ये चीज़ आ गई थी हमारे पास कि जो 4 भागों में हमारे समाज को बांट दिया गया था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। शूद्र वो लोग होते थे जो मीनियल वर्क्स करते थे और जिनका स्टेटस भी हमारा सोसाइटी में बहुत ही छोटा होता था। जो आर्यंस है, द आर्यंस डिड मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन देमसेल्व्स एंड द नॉन आर्यंस होम दे कॉल दासास और दास्यूस। जो आर्यंस पीपल थे वो क्या करते थे, खुद में और नॉन आर्यंस में एक डिस्टिंग्विश बना के रखते थे, एक अंतर बना के रखते थे। और जो नॉन आर्यंस थे उनको वो दासा या दास्यूस कहते थे। द दासाज हैड एन इन्फीरियर पोजीशन इन द सोसाइटी। और उनकी पोजीशन भी, जो दास थे वो दास मतलब गुलाम, उनकी जो पोजीशन थी सोसाइटी में वो भी इन्फीरियर पोजीशन थी, कमज़ोर पोजीशन थी, छोटे काम करने वाली। टू बिगिन विद द ऑक्यूपेशन वर नॉट हेरिडेटरी। कोई काम अगर किसी ने करना है तो वो हेरिडेटरी नहीं होता। अ पर्सन कुड चूज़ वॉट एवर प्रोफेशन ही लाइक। एक इंसान अगर उसके पापा मोची हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका बेटा भी मोची बने। अगर उसे कुछ और आता है तो वो कोई और काम भी कर सकता है। बट इन द लेटर वैदिक पीरियड दीज प्रोफेशंस डेवलप इनटू द रिजिड कास्ट सिस्टम।
शुरू में ऐसा था, लेकिन जैसे जैसे वैदिक पीरियड का अंत होने वाला था, लेटर वैदिक पीरियड में, ये जो प्रोफेशन है ये हेरिडेटरी होते चले गए, कास्ट सिस्टम में, रिजिड कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट होते चले गए। अब हम पढ़ रहे हैं कैथोलिक एज, जो कि 3500 BC से 2000 BC तक चला। अब कैथोलिक एज में क्या हुआ? द वर्ड कैथोल मीन्स कैल्कोज इन ग्रीक, मीन्स कॉपर। कैथोल का मीन्स ही कॉपर होता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द न्योलिथिक एज, न्योलिथिक एज के एंड तक पीपल स्टार्टेड यूजिंग बोथ कॉपर एंड स्टोन फॉर मेकिंग टूल्स। लोग क्या करने लगे थे? कॉपर और स्टोन के टूल्स बनाने लग गए थे। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी फाउंड बाय मैन, इंसान द्वारा पहला मेटल जो फाइंड किया गया था वो था कॉपर। फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स मैन यूज पॉलिश्ड स्टोन एंड कॉपर बोथ फॉर मेकिंग टूल्स। बहुत साल तक, हज़ारों साल, 100 साल के लगभग, या 100 साल, लगभग कई 100 साल तक इंसान जो है वो पॉलिश्ड स्टोन यूज़ करता था या कॉपर यूज़ करता था एज अ टूल। ग्रेजुअली स्टोन्स वाज प्लेस्ड बाय कॉपर, धीरे धीरे स्टोन जो है वो कॉपर में ही कन्वर्ट होते चले गए, स्टोन हटते चले गए और कॉपर आता चला गया। इन इंडिया कॉपर इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड इन प्लेंटी इन राजस्थान, गंगा यमुना दोआब एंड बिहार। और जो कॉपर की फाउंडेशंस थी, जो कॉपर उन्हें मिलता था माइनिंग से या जहाँ से भी, तो वो कौन से इलाके थे? बहुत प्लेंटी में मिलता था, बहुत बड़ी क्वांटिटी में मिलता था। राजस्थान के पास, गंगा यमुना के दोआब्स के पास जहाँ गंगा यमुना बहती है, और बिहार में। इन कोर्स ऑफ टाइम अदर मेटल्स लाइक टिन एंड जिंक्स वर ऑल्सो डिस्कवर्ड। थोड़े साल बाद, कुछ सालों बाद टिन और जिंक का भी डिस्कवरी हो गई। Then somebody found out that if a little tin was mixed with copper, a new metal would be much harder than either copper or tin. फिर किसी ने ये खोज भी कर ली कि टिन, अगर थोड़ा सा टिन और थोड़ा कॉपर मिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा? एक बहुत अच्छा सब्सटेंस बनता है जो कि कॉपर से थोड़ा सा हार्ड होगा। दिस मेटल इज ब्रॉन्ज। इस मेटल को क्या कहा गया? ब्रॉन्ज कहा गया, जिसमें कॉपर और टिन दोनों का मिक्सचर था। द कैथोलिक एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रॉन्ज एज। It is believed by a few archaeologists that the Catholic settlements flourished more or less around the same time as the Harappan culture. बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जो कैथोलिक सेटलमेंट से या कैथोलिक टाइम जो था वो हड़प्पन कल्चर के साथ साथ ही फ्लोरिश्ड हुआ। बट द फाइंडिंग्स हैव शोन दैट हड़प्पा कल्चर वॉज फार मोर एडवांस। लेकिन फाइंडिंग्स ने ये भी बताया कि जो हड़प्पा का कल्चर था वो हमारे कैथोलिक सेटलमेंट से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड था। The Harappan settlements were urban while those of Catholic periods were rural. ये बात सही है, क्योंकि हम रामायण और महाभारत में भी देखते हैं कि गांव जैसा प्रचलन वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, जबकि हड़प्पन सिविलाइजेशन सारा ही अर्बन सिविलाइजेशन पर बेस्ड है। Unlike the Harappan, they had not learned the art of mixing copper. और हड़प्पन्स ने कॉपर को मिक्स करना भी नहीं सीखा था with tin to produce bronze, which was widely used by हड़प्पन्स। ये चीज़ कैथोलिक एज में ही हुई थी और जो बाद में हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा उसको भी यूटिलाइज किया गया। नाउ है इनाम गांव, अ कैथोलिक सेटलमेंट। Catholic sites have been found in most parts of the India except in north ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के नॉर्थ ईस्ट पार्ट को छोड़कर बाकी सब जगह कैथोलिक साइट जो है वो पाई गई जहाँ ब्रॉन्ज की बहुत ज़बरदस्त खोज हुई। इनाम गांव ऑन द बैंक ऑफ रिवर गॉड, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर भीमा, इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैथोलिक सेटलमेंट इन इंडिया। और भारत में इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, उसके पास रिवर गॉड बहती है जो कि भीमा नदी की सहायक नदी है। वहाँ पर कैथोलिक सेटलमेंट बहुत बड़े पैमाने पर पाया गया। It existed between 3600 to 2700 BC। और ये चीज़ कब तक थी? 3600 से 2700 BC तक पाई गई। नाउ हाउसेज एट इनाम गांव, वहाँ के गांव कैसे बने हुए थे, घर कैसे बने हुए थे? अबाउट 140 रेक्टेंगुलर मड हाउसेज हैव बीन फाउंड एट इनाम गांव। मड हाउसेज, मिट्टी के घर बने हुए थे इनाम गांव में। लगभग 140 घर हमें फाइंड आउट हुए बाय आर्कियोलॉजिस्ट। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव 1 or 2 रूम्स। और ज़्यादातर घरों में सिर्फ 1 या 2 ही कमरे होते थे। अ ग्रेनरी हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड वेयर द चीफ may have collected grains received at taxes from the cultivators। और ग्रेनरी वहाँ पाई गई जहाँ पे कि चीफ रहते थे, चीफ्स के हाउसेज में, जो कि एज अ टैक्सेस कल्टिवेटर से ग्रेन्स कलेक्ट करते थे, उन्हीं के घर में ग्रेनरी पाई गई। ग्रेनरी क्या होता है? गोडाउन जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनाज इकट्ठा किया जाता हो। सम ओवल शेप्ड पिट्स हैव बीन फाउंड, कुछ ओवल शेप पिट्स भी पाए गए हैं। प्रोबेबली फूड वॉज कुक देयर, वहाँ पे खाना पकाया जाता होगा।
Several impressive structures with wall surrounding them have also been found. और बहुत सारी impressive structural walls भी पाई गई जिनसे हम नई नई तरह की चीज़ों को imagine कर सकते हैं जो उस समय चलती थी. टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स हमने बता दिया था, जो हम गहने पहनते हैं वो होते हैं ऑर्नामेंट्स. टूल होते हैं औजार जिनसे वो चीज़ों को काटना पीटना या फिर शिकार करना ऐसे काम करते थे. अ वैरायटी ऑफ स्टोन टूल्स एंड क्वाइट अ फ्यू रेड पॉटरी हैव बीन फाउंड एट इनामगांव. इनामगांव में बहुत सारी रेड पोएट्री पाई गई है, लाल रंग के पत्थरों से बनाई गई चीज़ें, मिट्टी को रेड कलर की से ईंट बनाई जाती है ऐसे, और स्टोन के टूल्स पाए गए हैं. फ्यू टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ कॉपर हैव ऑल्सो बीन फाउंड. और कॉपर के बने हुए टूल्स और ऑर्नामेंट्स भी पाए गए हैं. बीड्स मेड ऑफ आइवरी, टेराकोटा, सी शेल्स एंड इवन सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैव बीन फाउंड. और बहुत सारे बीड्स भी पाए गए हैं, बीड्स भी मोती, ठीक है, जो कि आइवरी से, टेराकोटा से, सी शेल से एंड इवन सेमी प्रीशियस स्टोन से बनाए गए हैं. अ नंबर ऑफ टेराकोटा फिगर्स ऑफ फीमेल एंड बुल हैव बीन फाउंड. और बहुत सारी टेराकोटा फिगर्स भी पाई गई हैं जिनसे कि फीमेल्स या बुल्स बनी हुई फोटोज़ बनी हुई हैं उनकी. प्रोबेबली द पीपल ऑफ इनामगांव वर्शिप देम. ऐसा लगता है जैसे वो उनकी पूजा करते होंगे. इन चीज़ों को देखकर ऐसा लगा. अब उनका ऑक्यूपेशन और फूड क्या था. पीपल वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड ग्रू व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, सी सेम, मिलेट्स एंड पीस. लोग किस चीज़ में एंगेज थे? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एंगेज थे, जहाँ पर वो गेहूँ, बार्ले, राइस और पल्सेस जैसी चीज़ों को उगाते थे. दे ऑल्सो ग्रू अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स की भी बहुत ज़्यादा खेती की जाती थी. बोन्स ऑफ एनिमल्स हैव बीन फाउंड. जानवरों के बोन्स पाए गए हैं जो बताते हैं कि वहाँ पे पशुपालन भी और हंटिंग भी की जाती थी. दीज इंक्लूडेड गोट, शीप, ब्लैक बक एंड हेयर, जिनको घर में रखकर और उनसे खेतों में या बाकी कामों में उनको यूज़ किया जाता था. या बहुत सारे पशुओं को हंटिंग करके उनको खाया भी जाता था, जैसे हेयर्स हैं, शीप्स हैं, तो उनकी हड्डियाँ भी पाई गई. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिस्टम ऑफ ब्यूरियल. ब्यूरियल क्या होता है? जब लोग मर जाते हैं तो उनको जहाँ दफनाया जाता है, जलाया जाता है, वो जगह उसे ब्यूरियल कहते हैं. द एडल्ट्स वर ऑफन बरीड along with vessels containing foods and water outside the houses, but sometimes the dead were buried within the house too. पहले शमशान घाट नहीं होते थे तो क्या किया जाता था? जो लोग मर जाते थे उनको ज़मीन में दफना दिया जाता था. उसके साथ कुछ वेसल्स रख दिए जाते थे, बर्तन रखे जाते थे जिनमें खाना होता था, पानी होता था, और ऐसे बहुत. और फिर और घर ऐसा काम कहाँ किया जाता था? ये घर के बाहर ही, घर के थोड़ी सी आगे ही जाकर ऐसा काम कर दिया जाता था. उन्हें ज़मीन में दफना दिया जाता था. और कुछ टाइम में तो ये भी देखा गया कि डेड बॉडीज़ को घर के अंदर ही दफना दिया जाता था. उसके बाद है डिक्लाइन होने लग गया. डिक्लाइन मतलब किसी चीज़ का अंत होने लग गया. देयर इज़ प्रोबेबिलिटी that due to shortage of rainfall people migrated to other areas in search of food. ऐसा माना जाता है कि ये जो आर्य समाज है इसकी कैथोलिक पीरियड है, इसका एंड कैसे हुआ कि जरूर शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल हो गया होगा. ये इमेजिन किया जाता है, पॉसिबिलिटी मानी जाती है इस चीज़ की कि बारिश की कमी की वजह से जो लोग यहाँ रहते थे वो लोग माइग्रेट हो गए दूसरी जगहों पर इन सर्च ऑफ फूड, खाने की खोज में. और इस तरीके से इस एरा का एंड हो गया और यहाँ पे लोग अब रहते नहीं थे. यहीं पर एक केस स्टडी दी हुई है जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ. द नॉर्थ वेस्ट एंड द डेक्कन आयरन एज. क्या था इसमें? द आयरन एज इज द पीरियड इन द हिस्ट्री बिटवीन 1500 to 1000 BC. 1500 से लेकर 1000 BC तक का पीरियड हमारा आयरन एज माना जाता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ आयरन फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स. और इस दौरान क्या होता था कि लोहे की बहुत सारे टूल्स और वेपन्स बनाए जाते थे जो यूज़ होते थे. दिस एज हैज़ कंटिन्यूड टू द प्रेजेंट. और ये एज जो है वो आज तक भी चली आ रही है. अब भी हम लोग ये काम करते हैं, आयरन के टूल्स वगैरह बनते हैं. अबाउट 300 BC सम पीपल इन द मिडल ईस्ट स्टार्टेड स्मेल्टिंग आयरन ओर फॉर मेकिंग टूल्स. और 3000 BC के आसपास मिडल ईस्ट में लोगों ने स्मेल्टिंग का काम शुरू कर दिया, यानी कि बहुत तेज़ आंच पर लोहे को गर्म किया जाता था, पिघला दिया जाता था, जिससे कि उसका जो वेस्ट है वो अलग हो जाए और जो प्योरिटी है वो अलग हो जाए. द इजिप्शियंस सिकल ब्लेड आर द ओल्डेस्ट पीसेज इन एग्जिस्टेंस. और इजिप्टियंस की सिकल ब्लेड जो थी वो सबसे ओल्ड पीस अभी भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है. ट्रू आयरन वर्किंग बिगेन समवेयर इन एशियन माइनर. और जहाँ एशिया के कुछ पार्ट्स में ही
ट्रू आयरन का यूज़ शुरू हो गया, विच इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ टर्की। वो जो जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वो अब टर्की में है, बिटवीन 1500 to 1000 BC। और ये कब शुरू हुआ था? 1500 से 1000 BC के दौरान। द यूज़ ऑफ आयरन स्प्रेड ओवर एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। आयरन का यूज़ अब एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गया था। पीपल फाउंड दैट आयरन वॉज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज़ एंड वॉज चीप। आयरन सबसे सस्ता मिनरल था और बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमें फाइंड आउट हो गया था। द नॉलेज ऑफ आयरन हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन। और नॉलेज ऑफ आयरन की वजह से सिविलाइजेशन का भी बहुत बड़े पैमाने पर सिविलाइजेशन भी फैल गई या हुआ, सिविलाइजेशन का आविष्कार, ग्रोथ हुई। कारपेंटर्स, मैशंस एंड अदर गेव अप द क्रूड टूल्स ऑफ द ब्रॉन्ज एज एंड स्टार्ट वर्किंग विद मोर शार्प एंड आयरन टूल्स। अब जितने भी कारपेंटर्स हैं या मैशंस हैं, मिस्त्री वगैरह थे, उन्होंने कॉपर के टूल या ब्रॉन्ज के टूल्स छोड़ दिए जो कि बहुत कम शार्प होते थे या बहुत मेहनत लगती थी उनके साथ। अब उन्होंने आयरन के शार्प टूल्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। इवन एग्रीकल्चर के फील्ड में भी बहुत जगहों पर शार्प टूल्स, आयरन से बने हुए टूल्स का ही यूज़ होता था। During the Iron Age, many inventions came into general use. Improved trade and transportation helped the Aryan civilization to expand and progress in the Northeast. अब जब लोहे की खोज हो गई तो लोहे से चीज़ों का भी आविष्कार होने लगा, नई नई चीज़ें बनने लगी। इम्प्रूव ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिलने लग गई उनको, और इस वजह से आर्यन सिविलाइजेशन जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर फैला। अब है मेगालिथिक कल्चर ऑफ द डेक्कन एंड साउथ। साउथ में मेगालिथिक कल्चर था। इसका क्या मतलब था? द वर्ड मेगालिथ मीन्स लार्ज और स्टोन मीन्स लिथ। ठीक है, स्टोन मीन्स लिथ। तो मेगालिथ क्या हुआ? मेगा और लिथ, बड़ा पत्थर, मतलब पत्थरों से बनने वाली चीज़ों पर ज़्यादा आविष्कार हुआ। द प्री हिस्टोरिकल पीपल डिड नॉट नो हाउ टू इरेक्ट टॉवर और मेक बिल्डिंग्स। उन्हें ये नहीं पता था कि कैसे बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं, पत्थरों का यूज़ कैसे हो सकता है प्री हिस्टोरिक लोगों को। थिंग्स ऑफ बिग और टॉल साइज आर क्वाइट इम्प्रेसिव। अभी भी उनके लिए लंबी चीज़ें या बड़ी चीज़ें बनाना बहुत डिफ़िकल्ट था, बड़ा अनइमेजिनेटिव था। सो दे मेड यूज़ ऑफ बिग स्टोन्स फॉर ब्यूरियल और रिलीजियस पर्पजेज़। अब उन्होंने भगवान का कोई स्थान बनाना है या ब्यूरियल पर्पज़ से जो भी चीज़ बनानी है, लोगों को दफनाना है, तो उन्होंने उसके लिए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू किया। इन नॉर्थ डेक्कन एंड साउथ, डेक्कन इलाका और साउथ का जो नॉर्दर्न पार्ट था, ग्रेव हैव बीन फाउंड वेयर लार्ज स्टोन्स हैव बीन यूज्ड इन वेरियस अरेंजमेंट्स। वहाँ बहुत बड़े बड़े गुफाएं पाई गई हैं जहाँ जिसमें कि बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल नज़र आता है। द लार्ज स्टोन्स सर्व द पर्पज ऑफ मेकिंग द साइट्स ऑफ द ब्यूरियल्स एंड प्रोवाइड एन इम्प्रेसिव लुक इन ऑनर ऑफ द डिपार्टेड। और अलग अलग दफनाने वाली जगहों के लिए अलग अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल करना, अलग अलग तरह के गड्ढों का इस्तेमाल करना, और पत्थरों से बनाए जाने वाले ये ब्यूरियल्स बहुत ही इम्प्रेसिव लुक प्रोवाइड करते हैं। We know very little about the people who lived in that period, but historians have collected some information about the life and culture of these people from the objects discovered in the grave. हमें प्री हिस्टोरिक इंसानों के बारे में बहुत कम नॉलेज है, लेकिन फिर भी हमारे हिस्टोरियंस ने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उससे हमें उनके कामों का बहुत ज़्यादा पता चल जाता है। पीपल हैव फाउंड आयरन टूल्स, सिकल्स, एरोज एंड स्पीयर हेड्स, होज, पोएट्री फ्रैगमेंट्स, fragments of rice and other grains beside the parts of skeletons of persons buried in those graves। तो उन ग्रेव्स में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि वहाँ पे इंसानों के स्केलेटन्स भी पाए गए हैं, अनाज के दाने भी पाए गए हैं, वहाँ पे पोएट्री के फ्रेगमेंट्स भी पाए गए हैं, होज भी पाए गए हैं जो इस्तेमाल करते थे लोग, हेड्स भी पाए गए हैं, स्पीयर हेड्स, एरोज, टूल्स, सिकल्स, बहुत सारी चीज़ें उस समय हमें उन चीज़ों में एग्जीबिशन में मिली हैं। इट इज़ क्लियर दैट दोज पीपल लिव्ड इन द आयरन एज। जिससे पता चलता है कि लोहे का इस्तेमाल उस दौर में बहुत ज़्यादा था। एग्रीकल्चर वाज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था। बिसाइड एग्रीकल्चर दे ऑल्सो हैड टू डिपेंड ऑन हंटिंग। और एग्रीकल्चर के साथ साथ हंटिंग भी उनका मेन पेशा था जो भोजन के लिए वो करते थे। राइस वॉज देयर फेवरेट स्टेपल फूड। राइस ही उनका मेन खाना था। फ्रॉम सम ग्रेव्स बोन्स एंड ट्रैपिंग ऑफ हॉर्सेज हैव बीन फाउंड। और बहुत सारी गुफाओं से या खुदाई से हमें हड्डियाँ और घोड़ों के ट्रैपल्स पाए गए हैं, फुट पे जो लगते हैं ना वो चीज़। दीज इंडिकेट्स दैट द रिच पीपल यूज्ड हॉर्सेज which might have helped in expanding their contact with other people। और इससे पता चलता है कि जो लोग थोड़े रिच थे वो हॉर्सेस का इस्तेमाल करते थे जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने रिलेशंस को मेंटेन कर सके। और a large number of pots filled with ashes and
chaired bones found in some graves might be associated with some religious customs or burial rituals। और बहुत सारे मटकों में हमें राख और बोन्स पाई गई हैं, जिससे पता चलता है कि वो या तो वो ब्यूरियल रिचुअल्स रहे होंगे या फिर कोई रिलीजियस कस्टम्स रहे होंगे जिसके दौरान ये चीज़ दफनाई गई। द मेगालिथिक कल्चर वॉज फाउंड इन पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। और मेगालिथिक कल्चर हमें आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स में, तमिलनाडु के और कर्नाटक के पार्ट्स